अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं इंटरनेट रेडियो सर्विस मेरी आवाज़ सुनो, जो कि आप सुनते हैं अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से। सुनते हैं आप हमारी ट्रांसमिशन मंडे से फ्राइडे, जो कि रिपीट होती है सैटरडे संडे को। लेकर आते हैं हम लोग आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड। और लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये सारे प्रोग्राम्स पसंद आते होंगे। लेकिन लिसनर्स, इसी वजह से हम आपको बार बार कहते हैं कि आपने अपने होने का एहसास दिलाना है, फीडबैक देना है और बताना है कि आपको हमारी ट्रांसमिशन कैसी लग रही है। और उसका बेहतरीन तरीका है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, और ना सिर्फ कॉल कर सकते हैं बल्कि लाइव हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारा नंबर है 05184304456, और इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 05184304457। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं हमें मेल, तो हमारा मेलिंग एड्रेस है मेरी आवाज़ सुनो @uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com। इसके अलावा जो हमारा PO बॉक्स नंबर है 1506 इस्लामाबाद। जी लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बात कभी हो रही होती है आपके हकूक़ के बारे में, और कभी हो रही होती है ये बात आपकी तालीम के बारे में, और कभी बात हो रही होती है आपकी सेहत के बारे में। तो लिसनर्स, जब हकूक़ की बात हो रही होती है तो तालीम भी आपका हक़ है, सेहतमंद रहना भी आपका हक़ है, और इस माशरे में अच्छे तरीके से सर्वाइव करना भी आपका हक़ है। तो लिसनर्स, आज भी हम बात करेंगे कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी आपका एक हक, यानी आपकी सेहत का अच्छा होना। जी लिसनर्स, बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, सबका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको क्या करना है, कैसी ग़िज़ा लेनी है, कैसी जो है एहतियाती तदाबीर लेनी है। और आप हमारी ट्रांसमिशन में जैसा कि एक प्रोग्राम भी सुनते हैं आपकी सेहत, तो वो आज हम आपके लिए लेकर आएंगे। और इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें पानी की कहानी भी होता है। और इसके अलावा आज हमारा एक और प्रोग्राम भी है, आवाज़ हमारी क़ुव्वत, जिसमें हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी माहौल की आलूदगी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि माहौल की आलूदगी ही आपकी सेहत को जो है बेहतर बना सकती है। आप जितने अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल में रहेंगे उतनी ही अच्छी आपकी सेहत होगी। तो कहूँगी, सुनते रहिए हमारी ट्रांसमिशन, मगर फीडबैक देना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून। सेहत है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो सब कुछ है। तो क्यों ना बात हो आपकी सेहत के बारे में। प्रोग्राम आपकी सेहत में। ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लाए हैं अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्रोग्राम आपकी सेहत, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियां डिस्कस करते हैं, उनकी वजूहात और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मौजूद रहती हैं प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा सादिक, जो कि इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे EPI के बारे में। आप सोच रहे होंगे EPI क्या है। मोस्टली हमारे लिसनर्स जो हैं इस टर्म से वाकिफ़ होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा कि EPI क्या है। तो डॉक्टर साहिबा से हम पहला सवाल ही यही करेंगे कि EPI क्या है, बताएं हमारे लेमैन को कि ये टर्म कहाँ से निकली है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, जैसा कि मेरा सवाल पहला कि EPI क्या है, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। जी बहुत शुक्रिया निदा। EPI असल में एक प्रोग्राम का नाम है, एक एब्रीवेशन है। इट स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि वो ऐसे हिफाजती इंजेक्शंस का एक प्रोग्राम बनाया गया है WHO और यूनिसेफ की कोऑर्डिनेशन से, जो कि न्यू बॉर्न्स जो होते हैं उनको लगाए जाते हैं ख़ास स्पेसिफिक टाइम्स में और स्पेसिफिक एज में। और इनका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हैं उनसे बचाव के लिए लगाए जाते हैं, ताकि उनको पैदाइशी तौर पे इम्यून कर दिया जाए। अगर उन बीमारियों का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उनके जिस्म में दाखिल हो तो वो उसको उसी टाइम पे उसके डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली ये WHO और यूनिसेफ की कोऑर्डिनेशन से 1976 में एक प्रोग्राम बनाया गया
गया था और इनिशियली ये 6 बीमारियों इसमें शामिल थी, 6 बीमारियों के मुखालिफ ये काम कर रही थी जो वैक्सीन्स हैं, लेकिन अब जो है उसमें 2 मज़ीद जमा करके तो 8 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईपीआई में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? जी दीदा, इसमें मैंने जैसे कि पहले बताया कि 6 बीमारियां थी इनिशियली, लेकिन अब क्योंकि मज़ीद बीमारियों का प्रेवलेंस ज़्यादा हो गया है तो उसमें 8 बीमारियां शामिल हैं। उनके मैं नाम आपको बताती हूँ। मोस्टली जो हैं वही डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, मीज़ल्स, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंज़ा। मैं रिपीट करती हूँ, टीबी, पोलियो, तशन्नुज, काली खांसी, खसरा, खन्नाक, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंज़ा। ये 8 बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है और ये इन बीमारियों के कुछ ऐसे इंजेक्शंस तैयार किए गए हैं कि जिन बच्चों को ये लगाए जाएं एक ख़ास इंटरवल में तो उनको इन बीमारियों के होने के चांसेस बहुत कम बल्कि ख़त्म हो जाते हैं। सही जी लिसनर्स, आज जैसा कि ईपीआई के बारे में बात होगी और ये वो बीमारियां हैं जिनके इंजेक्शंस बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही लगा दिए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जो इंजेक्शंस हैं ये इसका एक टाइम पीरियड होता है कि 1.5 साल की उम्र में लगेंगे, 2 साल की उम्र में लगेंगे, तो इसका क्या उसी टाइम पीरियड में लगाना ज़रूरी है? जी निदा, ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये है कि जो न्यू बॉर्न होता है वो जब पैदा होता है उसके इर्द गिर्द पेरेंट्स में, फैमिलीज़ में या इर्द गिर्द किसी भी सराउंडिंग में, इवन हॉस्पिटल में कितने केसेस ऐसे होते हैं जो कि फुल ब्लोन डिजीज़ उनको हुई होती है। जैसे अगर हम टीबी की ही मिसाल लेते हैं, जैसे टीबी की जो वैक्सीन है बीसीजी जिसको हम कहते हैं, वो फर्स्ट डे पे बच्चे को देनी होती है, 0 डे पे, बल्कि उसको कहते हैं कि जिस दिन बच्चा हुआ है उसी दिन उसको ये इंजेक्शन फ़ौरन लगा दिया जाए। और इसमें उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि टीबी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कॉमन है कि ये ना हो कि बच्चा इधर उधर कहीं से इन्फेक्शन ले ले और वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो और उसको ये बीमारी नमूदार हो जाए। तो उससे पहले हम उसकी प्रिवेंशन करने के लिए, वैसे तो इसका जो बीसीजी की अगर हम बात करते हैं, टीबी के खिलाफ जो इंजेक्शन लगाते हैं वो पहले हफ्ते में किसी भी दिन लगाते हैं, लेकिन उसको प्रेफर किया जाता है कि वो पहले ही दिन में बल्कि 0 डे पे लगाते हैं कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन। लेकिन ये होता है कि कभी नहीं मिस हो जाती है, जैसे पूरे हफ्ते में, क्योंकि अब कुछ हॉस्पिटल्स में उन्होंने डे स्पेसिफिक कर लिए हैं कि जब बीसीजी का इंजेक्शन है वो सिर्फ बुध वाले दिन या मंगल वाले दिन लगेगा, तो फिर आपको पूरा अगला हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। तो उसमें यह है कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको मिस ना करें, आइडियली 0 डे पे या फर्स्ट वीक में। अगर फर्स्ट वीक में नहीं तो किसी भी दिन जो है वो फौरी जाके जो भी नेक्स्ट कमिंग डे है उसमें लगवा ले। सही। डॉक्टर साहिबा, क्या ये जो शेड्यूल होता है पूरा इंजेक्शन लगाने का कि इस साल में या इस टाइम पे लगाना है, तो क्या पेरेंट्स को वो पूरा शेड्यूल इजीली अवेलेबल होता है? जी निदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अब तो मैं ये समझती हूँ कि इसका इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, पता चलता है कि जैसे जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है जिस हॉस्पिटल में या जिस क्लिनिक पे, ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो उसको पूरा, या तो अगर बड़ा टर्शरी हॉस्पिटल है तो उसी में वो कार्ड भी दे देते हैं बच्चे को, वरना वो ज़रूर गाइड करते हैं कि आप जैसे अब मेन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, DHQs वगैरह, उनमें सब जगह, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अलहदा से भी सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे जाके इजीली इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और उसमें तरीकाकार ये होता है कि पहली दफ़ा जब बच्चा पैदा हुआ है तो आपको लेके जाना पड़ेगा और एक कार्ड बनवा लेना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपको खुद ही जो वैक्सीनेटर्स होते हैं वो आपको डेट बता देते हैं कि अब आपने बच्चा जब इतने माह का होगा और इतनी डेट होगी तो तब आपने उसको दोबारा दूसरे इंजेक्शन के लिए या दूसरी डोज के लिए लेके आना है। तो वो प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम है, उसमें ये नहीं है कि आपको मतलब नेग्लिजेंस जो है वो हमेशा लगवाने वाले हैं उन्हीं के पार्ट पे ज़्यादातर होती है कि वो बच्चे को टाइम पे लाते नहीं हैं, या अगर लाएं तो कुछ ऐसी होती हैं कि अगर नज़ला ज़ुकाम है तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि बच्चा शायद बीमार है तो उसको नहीं लेके जाना। तो इसमें जो है वो टाइमिंग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इंजेक्शन जो लगवाने के स्केजुअल की बात करते हैं तो पहले कौन सा लगवाना चाहिए और उसके बाद कौन सा, तो ये एक सेट पैटर्न है। इसमें जो एक सब ने मिल के एक प्रोग्राम बना दिया उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। जब आपको वो कार्ड मिल जाएगा और उसमें जो है जो 0 डे पे लगेगी बीसीजी और पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ इंजेक्शंस जो हैं वो लगते हैं 1.5 माह की उम्र में, 2.5 माह की उम्र में और 3.5 माह की उम्र में। और उसमें जो वैक्सीन लगाई जाती है उसको पेंटा वैक्सीन कहते हैं, यानी कि पेंटा वैक्सीन का मतलब है कि एक ही इंजेक्शन में आपको 5 तरह की वैक्सीन जो है 5 तरह की बीमारियों के खिलाफ वो वैक्सीन तैयार की गई है, जिसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो तशन्नुज, काली खांसी और खन्नाक और साथ साथ हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा, इन 5 बीमारियों के खिलाफ वो एक ही इंजेक्शन में जो है वो आपको इम्यूनाइज कर दिया जाता है। और ये लगती है 1.5 माह पे, 2.5 माह
माह पे और 3.5 माह पे जब बच्चे की उम्र होती है, यानी कि सही। 1-1 महीने के गैप से। और फिर उसके अलावा जो है 9 माह में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो खसरा यानी कि मीजल्स की जो वैक्सीन है सही। वो 9 माह की उम्र में लग जाती है। लेकिन उसमें मैं ये लिसनर्स को बताती चलूँ कि अगर कभी गलती से या नेग्लिजेंस की वजह से कुछ अगर डेट्स मिस हो जाती हैं तो उनको स्किप मत करें। ये नहीं हो सकता कि अगर 1.5 माह वाली नहीं लगी तो फिर 2.5 माह वाली लग जाए। तो उसमें ये है कि अगर 1.5 माह वाली का हफ्ते बाद ख्याल आया या कोई मसरूफियत या कुछ भी, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। सही। अगर इस तरह होगा तो वो जो इतनी एफर्ट की गई है कि प्रॉपर प्लानिंग हो और जो उसका मकसद है वो तो बहरहाल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कि फिर भी जो प्रॉपर डोजिंग है जब भी याद आए उसको जरूर जाए वहाँ पे और लगवा ले उसको, यानी कि डोज को स्किप नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, आपने इसमें पोलियो के ड्रॉप्स के बारे में भी बात की और जो कैंपेन चलती है और आजकल तो घरों में आकर भी डोर स्टेप पर वो ये कतरे पिलाते हैं और मेरे सुनने में ये आया है कि 4 बार ये ड्रॉप्स बच्चे को पिलाने चाहिए, लेकिन हर बार आए तो क्या अगर 4 से ज्यादा बार हो गए तो ये मुहलिक तो नहीं होंगे? जी नीता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कि जो पोलियो वैक्सीनेशन जो हम करते हैं ड्रॉप्स के ज़रिए, उसमें जो उसकी ख़ास जो है डेट्स हैं वो तो ये हैं कि जब बेबी 0 डे का हो या फर्स्ट डे पे, और फिर उसके अलावा 1.5 माह में दूसरी डोज होगी, 2.5 माह में तीसरी डोज और 3.5 माह में चौथी डोज। उसका एक पोलियो के खिलाफ जो है उसकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आजकल जो हम ये डिफरेंट वो हो रही होती हैं, कोई ना कोई स्कीम निकली है कि आपने ज़रूर जो है वैक्सीनेशन करानी है और जो सारे एक पोलियो इरेडिकेशन जो है उसके तहत काम करते हैं। तो उसमें ये कि जब जब वो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने आते हैं स्कूल्स में या घर में, तो उसको ज़रूर फुलफिल करना चाहिए। उसमें ये होता है कि आपने ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को इम्यूनाइज करना है। हो सकता है आपने ये पोलियो के कतरे जो हैं वो पूरे पिलवा दिए हों बच्चों को, लेकिन आपके नेबर्स में या स्कूल में जैसे बच्चे होते हैं इकट्ठे बैठते हैं, शेयरिंग करते हैं सब कुछ, तो हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हों जो मिस हो गए हों, जिनको ये वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो उसमें ये है कि ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को हमने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने हैं। तो ये बेसिकली पोलियो इरेडिकेशन के लिए है कि हमारे मुल्क में पोलियो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जब जब पोलियो ड्रॉप्स वाले आएँ और डेफिनेटली उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो आप ज़रूर चेक कर लें। और उसमें ये है कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो भी वैक्सीन लगाई जाती है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसको आके तो बस लगा देना, उसमें उसको प्रॉपर स्टोरेज जो बहुत ज़रूरी होती है वैक्सीन्स की, कि आपने उनको कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ था और फिर किस तरह उनको आपने डाइल्यूएंट के साथ मिक्स किया और फिर जो है वो बच्चे को लगाई है। तो लेकिन ओवरऑल मैं लिसनर्स को यही बताना चाहूँगी कि जब जब आपके पास पोलियो ड्रॉप्स के लिए आएँ तो आप ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं, ताकि हमारे मुल्क से ये पूरी बीमारी जो पोलियो की है ये ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में लोगों में इतनी अवेयरनेस है, लोग बच्चों को अपने ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं क्या? निदा, इसमें ये है कि अवेयरनेस तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी और काफ़ी हद तक, मतलब अगर देखा जाए 1976 से ये कुछ अच्छे लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया हुआ था और अभी तक इसमें 100% अचीवमेंट नहीं है। अगर हम सिर्फ API कवरेज की बात करते हैं तो तकरीबन जो TB के खिलाफ है वो 80% कवरेज है। मतलब पाकिस्तान के 80% लोगों को BCG जो कि TB के खिलाफ है वो लगाई जा रही है वो इंजेक्शन, और इसी तरह पोलियो और जो DPT के खिलाफ जो है 65% है, और मीजल्स यानी कि खसरा के बारे में जो है 67% कवरेज दिया जा रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और अगर हम टेटनस की बात करते हैं जो कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए और जो न्यूनेट्स हैं जैसे न्यू बॉर्न्स हैं उनके लिए, तो वो तकरीबन 57% है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवेयरनेस तब तक नहीं आ सकती जब तक मदर्स को और ख़ासकर पेरेंट्स को जो है खुद नॉलेज नहीं हो कि अगर इसकी हम कॉस्ट, खुदा न खास्ता वही बच्चे एक इंजेक्शन ना लगवाने की वजह से इतने ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। अगर उनको TB हो जाती है, उनको खसरा हो जाता है जो कि मुहलक बीमारियाँ, तो फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करवाना, उनकी केयर करना वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है, बजाय कि एक आप इंजेक्शन लगवा के उससे वो बीमारी जो है वो होने से ही रोक दें। अब जैसे अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट हम कहते हैं जो 1 महीने के जो बच्चा होता है ना, 1 महीने की जिसकी उम्र होती है, 80 पर 1000 लाइव बर्थ्स डेथ रेट है। यानी कि जो भी 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 80 जो बच्चे हैं वो जो है वो डेड हो जाते हैं। और वो वजह यही है कि उसमें से अगर हम देखते हैं तो 2 मिलियन जो है पर ईयर पूरी दुनिया में, वो सिर्फ ये इन बीमारियों की वजह से होती है जो कि प्रिवेंटेबल हैं वैक्सीन से। यानी कि जो EPI में जितनी भी बीमारियां हैं, 2 मिलियन पर ईयर बच्चे जो है वो सिर्फ इन बीमारियों की, और उसमें भी मेन फैक्टर यही है कि नेग्लिजेंस, उनको इंजेक्शन नहीं लगवाए जाते और इसकी वजह से
पूरे दुनिया में 2 मिलियन बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। और इसमें से भी अगर स्पेसिफिकली हम देखते हैं तो तकरीबन 46 लाख जो हैं वो सिर्फ मीजल्स जो एक खसरा की है, यानी कि जो एक ही इंजेक्शन लगना है और 9 महीने की उम्र पे लगना है, सिर्फ उस इंजेक्शन को ना लगवाने की वजह से। और उसमें मेरा ख्याल है कि जो न्यू बॉर्न है उसका तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ जो सारी नेग्लिजेंस जाती है पेरेंट्स की साइड पे जाती है कि वो प्रॉपरली उसको उस टाइम पे इंजेक्शन जो है वो वैक्सीनेशन लगवा दे। जी, प्रोग्राम में आज बात हो रही है EPI कोर्स के बारे में। डॉक्टर ताहिरा, हमारे माशरे में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो क्या इन इंजेक्शंस के जो बच्चों के लगाए जाते हैं इसके भी क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जी निदा, जाहिर है साइड इफ़ेक्ट्स तो कोई भी इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके कुछ ना कुछ तो बहरहाल हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि किस में बेनिफिट्स ज़्यादा है, इंजेक्शन ना लगवाने में या इंजेक्शन लगवाने में। तो डेफिनेटली इंजेक्शन लगवाने में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई रिएक्शन हो जाता है तो वो भी किसी वजह से हुआ है, मतलब हर एक को ज़रूरी नहीं कि वो रिएक्शन हो जाए। तो उसमें ये डर नहीं होना चाहिए कि इंजेक्शन लगवाने से कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो इसकी वजह से हम इंजेक्शन ही नहीं लगवाएं। इसमें मैं पहले लिसनर्स को ये बताती जाऊं कि हमने असल में ये इंजेक्शन लगाने का मकसद ये है कि हम हर वक्त बात करते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, जो निज़ामे मुदाफ़त है जिस्म का वो बहुत अच्छा हो, ताकि कोई बीमारी कोई वायरस उन तक आए तो वो आने से पहले ही जो है वो बॉडी में किल हो जाए। तो उसके लिए हमने अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करना है। अब इम्यूनिटी इन्हांस इस वजह से होती है कि अगर जैसे कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है और या क्लिनिकल इन्फेक्शन कोई हो गया और साथ साथ ये इम्यूनाइजेशन, और अल्लाह ताला ने इतना एक ज़बरदस्त सिस्टम रखा हुआ है ना कि जैसे हम कहते हैं कि मीजल्स की जो है हमने वैक्सीनेशन 9th मंथ पे लगवानी है, जब बेबी जो है वो 9 मंथ्स ओल्ड हो जाएगा, तो हम उससे पहले क्यों नहीं लगवाते? क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने नेचुरली जो मदर की जो ब्रेस्ट फीड है उसमें एक कोलेस्ट्रॉम और उसमें जो ब्रेस्ट मिल्क में ये एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट नेचुरली रखी हुई हैं, और वो जो है वो 9 मंथ्स तक डिमिनिश्ड होती हैं, और फिर उसके बाद 9 मंथ्स तक यानी कि वो एंटीबॉडीज जो मदर्स अपने बेबीज को फीड कराती हैं वो उनको प्रोवाइड होती रहती हैं, और फिर 9 मंथ्स के बाद ही उनको स्केड्यूल किया गया क्योंकि तब तक वो फिनिश हो जाती हैं। तो इसमें मैं लिसनर्स को ये ज़रूर कहूँगी कि जो मदर्स ये प्रोग्राम सुन रही हैं अपने बच्चों को जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं और जो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग है, जैसे प्रॉपर दूध आने से पहले जो एक येलो किस्म का जो वो मादा या उसको अक्सर हमारी कल्चरल वैल्यूज ऐसी हैं कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि ये पता नहीं कुछ गंद आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि बेबी के लिए हेल्दी नहीं है। हालांकि वो जो कोलेस्ट्रॉम जिसको हम कहते हैं, जो येलोइश एक फ्लूइड आता है रिच इन एंटीबॉडीज, यानी कि वो तमाम किस्म की बीमारियों के खिलाफ वो जो है लड़ने वाली वो एंटीबॉडीज उसमें होती हैं। तो वो ज़रूर बच्चे को जो है वो वाला एक जो कोलेस्ट्रॉम है वो ज़रूर पिलाना चाहिए जो कि प्रॉपर मिल्क आने से पहले होता है। ये कुछ ऐसे डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं जो अल्लाह ताला ने नेचुरली रखे हुए हैं। तो जहाँ तक ये बात है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उसमें से मोस्टली ये होते हैं कि जैसे लोकल कोई भी इंजेक्शन लगाएं, सिर्फ वैक्सीन्स की बात नहीं है, तो कुछ देर तक उधर दर्द होगी, स्वेलिंग हो सकती है, या एक छोटा सा कोई दाना या गिल्टी सी बन सकती है, या थोड़ा एरिया रेड हो जाएगा, या अगर कोई जर्नलाइज जैसे अक्सर माओ ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बुखार की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है, और फिर उसके लिए सिंपल ये है कि कोई भी एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल, पैनाडोल बच्चों को दे दें तो वो उसमें ये कि फीवर जो है वो सबसाइड हो जाता है। और अगर कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब आप वैक्सीन लगवा रहे हों तो जो वैक्सीनेटर है, वैक्सीन लगाने वाला, वो आपके सामने जो है वो सिरिंज को खोले और नई सिरिंज लेके और उसमें से नए इंजेक्शन में से वो फिल करके तो फिर बच्चे को लगाए। उसमें क्योंकि अनस्टरलाइज्ड अगर सिरिंजेस यूज़ की हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी, सी का बहुत ज़्यादा रोल है। और साथ साथ जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ओवर डोजिंग या अंडर डोजिंग नहीं करें। और जैसे मैंने आपको पहले बात की कि एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू मतलब सेंट्रली जहाँ पे ये वैक्सीनेशंस प्रिपेयर की जाती हैं और फिर जो है वो प्रॉपरली उनको एक खास जो फ्रीजर डिपार्टमेंट में रखा जाता है। और फ्रीजर और कोल्ड मतलब जैसे आप पोलियो की वैक्सीन है वो हमेशा आपको जो स्टोर हुई होंगी वो बर्फ के बीच में होंगी, यानी कि अगर उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो उनकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो प्रॉपर स्टोरेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर कोई प्रीवियस किसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एक पेंटा वैक्सीन आती है उसमें डीपीटी की वजह से हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस हो जाएं। अगर एक ऐसी किसी रिएक्शन हो चुका है तो वो जरूर वैक्सीनेटर्स को बताएं कि पहले इस इंजेक्शन की वजह से हमारे बच्चे को रिएक्शन हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम वो उसमें से जो रिएक्शन करने वाला वो है वैक्सीन है उसको निकाल के बाकी वैक्सीन बच्चे को लगा देंगे।
डॉक्टर ताहिरा इस वक्त बता रही हैं हमें ईपीआई के बारे में कि ये इंजेक्शंस कब कब लगाने चाहिए, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहिबा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बता रही हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि उन वालिदैन के लिए है जो कभी कभी अपने बच्चों की इस कोर्स की तरफ से इग्नोरेंस शो कर रहे होते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि बहुत गौर से इस प्रोग्राम को सुनिए। अब तो बहुत सारे बच्चों का टाइम पीरियड गुजर गया है, लेकिन हमारे आइंदा आने वाली नस्लें इन बीमारियों से बच सकें, तो बहुत गौर से सुनिए जो कुछ डॉक्टर साहिबा आपको बता रही हैं। जी डॉक्टर ताहिरा, मजीद आप बताइए कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। जी निदा, कुछ तो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये बताती चलूँ कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब तो इतना प्रॉपर एक सिस्टम आ गया है कि आप उनको इंजेक्शन लगाने से पहले एक टेस्टिंग भी होती है। जैसे कुछ अगर फैमिलीज़ में एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है या सेंसिटिव हैं पेशेंट्स, मदर सेंसिटिव हैं, तो वो हिस्ट्री दे सकते हैं कि हमारे फैमिली में ये वाली जो है वो सेंसिटिविटीज़ ख़ास ड्रग के बारे में चली आ रही है। तो उसमें ये है कि स्किन के नीचे एक थोड़ा सा जैसे 0.2 ml एक उसी जो इंजेक्शन लगाना है आपने बच्चे को, वो 0.2 ml इंट्राडर्मल इंजेक्शन उसको दे के देख सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर तो कोई रेडनेस हो गई या स्वेलिंग हो गई है बाजू में या जहाँ भी, तो फिर वो उसको नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो बेबी के लिए सेफ है, तो वो फिर प्रॉपरली पूरा जो है वो इंजेक्शन उसको लगा देंगे बच्चे को। और उसके साथ साथ अगर जैसे देखा गया है कि मदर्स को अवेयर रहना चाहिए कि जैसे इंजेक्शन के बाद अगर बच्चे का सांस बहुत तेज तेज चल रहा है या उसका कुछ ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं आ रहा या एकदम रंग पीला हो गया, तो वो भी एक साइन है कि वो हो सकता है शॉक में ना चला गया हो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो उसके लिए भी उसको फौरन जो है वो बच्चे को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करना है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी किसी सूरत हाल में उसको फौरन जो है हॉस्पिटल लेके जाना है। इसके साथ साथ ये होता है कि अगर देखने में आया है कि अगर बहुत ज्यादा ओवरडोजिंग कर दी जाए, जैसे कि बच्चों को जितनी रिक्वायर्ड है इंजेक्शन, अगर उसमें थोड़ी सी ज्यादा दे दी जाए या काफी ज्यादा दे दी जाए, तो बजाय ये कि वो एक खास बॉडी में जाके इम्यूनिटी डेवलप करते, वो फुल ब्लोन डिजीज भी पैदा कर सकते हैं। यानी कि उसमें ये होता है कि वो जो वैक्सीन की वजह से वो थोड़ा जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो शॉर्ट हो जाता है और वो फुल ब्लोन डिजीज में भी काम आ जाता है। लेकिन ये कि मैं ये लिसनर्स को यही कहूंगी कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये बहुत कम इनका प्रोपोर्शन है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। 5% से भी कम बच्चों को अगर प्रॉपरली वो सारा हैंडलिंग है और प्रॉपरली उसकी स्टोरेज है और प्रॉपर वैक्सीनेशन लगाइए, तो 5% से भी कम है इसका जो रिएक्शंस का जो परसेंटेज है। तो उसमें बिल्कुल फियरफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को याद होगा, उनको पता होगा कि 70s में जो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है चीचर की, वो कितनी ज्यादा कॉमन थी और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में काफी डेथ्स हो गई थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी जो है वो खत्म हो चुकी है। और खत्म किस वजह से हुई है? वैक्सीनेशन की वजह से। अगर हम वही बात है कि आइंदा आने वाली नस्लों को, जो भी हमारे पास बच्चे हैं, सबको प्रॉपरली वैक्सीनेट कर देंगे तो इंशाल्लाह वो बीमारी जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। जी डॉक्टर साहिबा, आप ईपीआई के बारे में बता रही हैं और ईपीआई में जो जो बीमारियां शामिल हैं जिनके लिए ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो इसके अलावा भी कोई बीमारियां हैं, इसके अलावा भी कोई बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन वगैरह करवाई जाती हैं? जी निदा, इसमें ये तो हमने कुछ ऐसी बीमारियां थी, 8 ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ जो है वैक्सीनेशन करवाते हैं बच्चों में। तो उसमें साथ साथ जैसे टेटनस की अगर हम बात करते हैं तो वो बच्चों में भी और प्रेग्नेंट खवातीन में भी जो 7वें और 8वें महीने में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी बेसिकली टेटनस के बारे में है कि उसकी खिलाफ जो है वो हम लगाते हैं। लेकिन ये कि जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या जरा सा कोई जख्म हुआ, कोई इंजरी हुई जहाँ पे डस्ट से डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट हुआ, तो उसमें भी टेटनस के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि उसी वक्त लगाया जब कोई इंजरी हुई 24 आवर्स में, और फिर 1 महीने के बाद इसकी 5 डोजेज होती हैं। एक उसी दिन उसी टाइम पे लगवाया जब कोई जख्म हुआ है, और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद लगवाया, फिर 6 माह के बाद लगवाया, और फिर 1 साल के बाद, और फिर अल्टीमेटली 5 साल के बाद। ये पूरा एक टेटनस का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बल्कि जो लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो एटलीस्ट ये कि टेटनस का जरूर स्केड्यूल जो है अपना कंप्लीट करवाएं। इसमें ये होगा कि फिर उसके बाद हर 5 साल के बाद आपको एक बूस्टर डोज लगेगी, मतलब हर 5 साल बाद एक इंजेक्शन लगाएंगे, और बीच में खुदा न खास्ता आप कहीं गिरते हैं, कोई इंजरी होती है, तो वो उस पूरी ड्यूरेशन में आप सेफ रहते हैं। फिर जरूरत नहीं कि उसी वक्त आप भागें और डॉक्टर से वो इंजेक्शन लगवा के आए। तो यही वाला प्रोग्राम जो है ये बच्चों के उसमें भी है, जो सारा भी हमने ईपीआई स्केड्यूल डिस्कस किया है। इसके साथ साथ कुछ और बीमारियां जैसे येलो फीवर के बारे में, टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी की तो है और हेपेटाइटिस ए की भी है इसके बारे में। हेपेटाइटिस सी की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है। कॉलरा के बारे में भी है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, ये भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें जो है वैक्सीनेशन जो है वो लग रही है। और ये भी ऐसी बीमारियां हैं जिनके खिलाफ जो कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, और अगर इनके खिलाफ
खिलाफ अगर हम पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच करेंगे और वैक्सीनेशंस लगवाएंगे तो इसमें यही अंदाजा है कि उन बीमारियों से बचाव हो सकेगा। सही। जैसा कि डॉक्टर साहबा बात कर रही हैं ईपीआई के बारे में और फिर बताया उन्होंने डिटेल के साथ कि बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बड़ों में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन का एक पूरा कोर्स होता है। तो बेसिकली प्रोग्राम को लाने का मकसद यही है ताकि आपको मालूम हो कि किस बीमारी से बचने के लिए कौन सा कोर्स जो है आपके लिए जरूरी है। प्रोग्राम का लाने का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको आगाही हो कि आपने किन किन बीमारियों से बचना है। तो डॉक्टर साहब अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर सुनने में आया है कि जो इंजेक्शंस होते हैं जिनकी आपने अभी बात की है कि बड़े भी लगा सकते हैं, तो अक्सर खवातीन में ये थोड़ा सा देखा गया है कि वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए। तो क्या वाकई ऐसा होता है या सिर्फ उनकी एक खाम ख्याली ही है? जी निधा, बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी के अंदर सारा मैकेनिज्म चेंज हो रहा होता है तो उसमें जो है बिल्कुल वैक्सीन्स नहीं लगवानी चाहिए। सही। और उसमें खासकर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 माह है, क्योंकि इसमें फीटल ग्रोथ हो रही होती है, सही। जो बेबी जो है वो अभी फीटल की स्टेज पे होता है, तो उसमें खासकर ये रुबेला वैक्सीन है एक, उसके बारे में देखा गया है कि रुबेला वैक्सीन जो प्रेगनेंसी में लगवाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हैं और फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि वो पैदाइशी तौर पे बच्चे जो हैं वो उनमें कुछ ऐसी एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होंगे या कोई दिल का मसला होगा। तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि आप कोई भी ऐसा जो है फालतू इंजेक्शन, बेशक वो वैक्सीन ही है, एक्सेप्ट जो टेटनस मैंने आपको बताया, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जो डिलीवरीज का सिस्टम है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इतने साफ नहीं होते, स्टरलाइज्ड नहीं होते, तो उसमें बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो भी हामला खवातीन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टेटनस के इंजेक्शंस लगवाएं। सही। और उसमें ये है कि वो 7वें और 8वें महीने में लगवाएं, एक एक इंजेक्शन लगता है और उन दोनों में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। और 8वें महीने में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटलीस्ट डिलीवरी से 1 महीने पहले जो है वो इंजेक्शन लग जाए, ताकि उसके 1 महीने बाद या उससे भी ज्यादा टाइम लगे डिलीवरी होने में। तो ये आई रिपीट कि टेटनस इंजेक्शन जो है ये हामला खवातीन के लिए बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी डिटेल के साथ बताया और मेरे ख्याल में आपकी बातों से तो लग रहा है कि हमारे सारे ही सामाईन इस बात से अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी क्या है, ये कोर्सेज भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे बच्चों में ये बीमारियां हो जाती हैं। क्यों ये 100% इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है? जी निदा, ये बहुत एक सरप्राइजिंग बात है कि वाकई अगर इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं और जगह जगह जो है वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल्स में और अलहदा से वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और इवन अब तो जो भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ भी ये फैसिलिटी दी है, तो क्यों नहीं ये 100% अभी भी हम टारगेट अचीव कर सके? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे पोलियो, मीजल्स, इन पे अभी भी इतना ज्यादा काम हो रहा है लेकिन फिर भी ये इतनी प्रेवलेंट है। कोई ना कोई केस हमें पोलियो का भी सुनने में आ जाता है, हालांकि हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद पोलियो ड्रॉप्स जो हैं पिलवाए जाते हैं। जो मैं समझती हूँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैटरनल एजुकेशन, जो मेरे उसके काफ़ी वजूहात है, लेकिन माओं का इस बारे में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो है ज़रूर MBBS किया हो या इंजीनियरिंग की हो, इसका मतलब है कि वो अवेयर हों, उनको ये पता हो कि जब उन्होंने इंजेक्शन लगवाने हैं तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाने हैं, बेशक कोई घर में आके लगाएं या वो किसी कहीं जाके तो फिर लगवाएं। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि रिफ्यूज किया जाता है, जैसे वैक्सीनेटर्स जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं या कोई भी वैक्सीन के लिए लेके जाते हैं तो मदर्स रिफ्यूज कर देती हैं, या इवन मदर्स से भी ज्यादा मैं कहूँगी कि ग्रैंड मदर्स, जो दादियाँ नानियाँ, ज़ाहिर उनके ज़माने में तो ये प्रोग्राम नहीं थे और वो यही समझती हैं कि ये पता नहीं कौन से इंजेक्शन लग रहे हैं और इनका क्या क्या हैजर्ड्स हैं। तो वो जो है इसमें रिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आपको प्रॉपर स्केड्यूल कार्ड के ऊपर दिया गया उसको फॉलो करें टाइम से, बाकी काम छोड़ के, क्योंकि आपकी बच्चे की सेहत का मसला है और इसमें बजाय ये कि बाद में बच्चा बीमार हो और बाद में आप उसकी दवाइयों पे, उसके इलाज पे और उसको केयर देने पे इतना टाइम और पैसा लगाएं, तो उससे बहुत बेहतर है कि जो आपको प्रॉपर एक जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक फॉलो करें और ये 8 मोहलक बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी चाहिए कि जो इंजेक्शन लगवाने की ज्यादा पैसे लगेंगे या उसको बचाव करने के, ठीक है, तो उसमें ये कि ट्रीटमेंट में जाहिर है ज्यादा आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो उसमें मैटरनल एजुकेशन बहुत जरूरी है। माओं को इतना इस हद तक अवेयर होना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए खुद स्टेप लेके तो ये सारा इंजेक्शन का स्केड्यूल जो है वो पूरा करें। और साथ साथ ये देखा गया है कि हुकूमत की तरफ से या जो टारगेटिंग की जाती है उसमें ये है कि ऐसे कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, अब गाँव में और शहरों में अब कोई इतना फर्क नहीं रहा
लेकिन फिर भी ज़्यादातर शहरों में जो है इन प्रोग्राम्स को बहुत प्रमोट किया जाता है। तो उसमें ये है कि जो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी तक वैक्सीनेशन की सहूलत नहीं पहुंची, या कौन से ऐसे इलाके के कौन से ऐसे घर हैं जहाँ तक अभी या तो वैक्सीनेटर नहीं पहुंचा या वहाँ घर वालों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो वो प्रॉपर जो है वो लोकेशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे सफाई का हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसमें भी है जो वैक्सीनेटर्स हैं वो भी 100% इसमें ये ज़रूरी है कि जो इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं, जो सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं वो डिस्पोजेबल हों। फर्स्ट टाइम एक ही बच्चे के लिए बस यूज़ की जाए और फिर उसके बाद उनको तोड़ के फेंक दिया जाए, क्योंकि इसमें यह है कि खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस बी से हमने बचाव करने की सूरत में ये ना हो कि हेपेटाइटिस बी उनको पहुंचा दें बच्चों को। और साथ साथ जो है वो ये भी है कि बच्चों की सफाई सुथराई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो यही समझती हूँ कि बस इसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, तो इसमें जब तक मदर्स की, घर वालों की अवेयरनेस नहीं करेंगे कि अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन करके बच्चों को इंजेक्शंस नहीं लगवाते तो बाद में आपको इसका खमियाजा जो है वो इसके ज़्यादा बिगाड़ की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। सही। डॉक्टर साहब अक्सर ये भी देखने में आया है कि वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है, लेकिन उस टाइम पे बच्चों को बुखार या नज़ला वगैरह कुछ इस तरह की बीमारियां हैं तो माएँ अवॉइड करती हैं कि वो वैक्सीनेशन जो है वो ना करवाई जाए, तो क्या ये सही है? जी निदा, इसमें मैं ये बताती चलूँ कि देखें वैक्सीनेशन करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर बच्चा बीमार है और वो क्रिटिकली इल नहीं है, यानी कि उसको बुखार है, हल्का फुल्का बुखार है, नज़ला जुकाम खांसी है, तो ये उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इस कंडीशन में भी आप प्रेफर यही करें कि आप बच्चे को इंजेक्शन लगवा लें, क्योंकि असल में होता ये है कि अगर वो कोई थोड़ा सा बुखार है या खांसी वगैरह है तो उसमें ये हो सकता है कि वो डोज उनसे मिस हो जाए, वो टाइम गुजर जाए। तो मैं दोबारा ये लिस्टर्स को बताना चाहूंगी कि कोई भी हल्का बुखार, खांसी, नज़ला जुकाम है तो उसमें बिल्कुल ये रिफ्यूज नहीं करें कि उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाना, इंजेक्शन लगवा लें। जी लिसनर्स, सारे वालिदैन चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेलें, हंसे, बोलें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सारी बातों को सामने रखें जो आज डॉक्टर साहिबा ने की, यानी उन नौज़ायदा बच्चों को जो हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो शेड्यूल किया गया है EPI कोर्स, इसको देखें। और ना सिर्फ आप खुद देखें अपने बच्चों के लिए, बल्कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे वालिदैन हैं जो इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, नहीं बच्चों को वो इंजेक्शन लगा रहे या वो वैक्सीनेशन नहीं दे रहे, तो आपने उनको भी अवेयर करना है। प्रोग्राम खिलाने का मकसद वही बात, आपको अवेयर करना है इन बीमारियों से जो आपकी जान के लिए मोहलिक भी साबित हो सकती हैं। तो आज डॉक्टर साहिबा से बहुत डिटेल के साथ इस EPI शेड्यूल या स्केड्यूल भी कह लें उसके बारे में बात हुई। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आई हैं। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया निधा, मैं खुद बहुत आपकी थैंकफुल हूँ। लेकिन असल हमारा टारगेट तभी अचीव होगा जब लिसनर्स ये सारी बातें सुने, उनको फॉलो करें और उनको हर जगह स्प्रेड करें। तो इंशाल्लाह आई होप कि लिसनर्स ज़रूर इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे होंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद भी है कि लिसनर्स ना सिर्फ प्रोग्राम सुनते हैं और हमारी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये तो थी आज की एपिसोड। बात हुई, फिर मैं बताऊँ EPI शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे, फिर किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे और हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से महफूज रखें। एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे उसके बारे में और कुछ मजीद बातें भी बताएंगे कि अगर हो जाए खुदा ना ख्वास्ता तो कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. हम आपको लेकर चलेंगे खैबर से सिंध तक और पंजाब से बलूचिस्तान तक। पाकिस्तान में अभी तक के आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन आधी आबादी को पीने के साफ पानी की फराहमी का एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की 70% आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी बुनियादी अहमियत का हामिल है। हमारे मुल्क में जहाँ ज़रखेज़ इलाके हैं, वहीं थर और चोलिस्तान जैसे सहरा भी हैं, जहाँ ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर है।
तहकीक से ये बात पता चली है कि 80% पाकिस्तानी ख़वातीन पानी के हसूल और इससे मुतल्लिका कामों में ज़िम्मेदार समझी जाती हैं। पानी की कहानी, औरत की ज़बानी। जी लिसनर्स, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज़ सुनो, और अभी बहुत तफसील से आपने ये प्रोग्राम सुना जिसमें बताया गया ईपीआई के बारे में। लिसनर्स, जब हम ये प्रोग्राम्स लेकर आते हैं तो जब हम बात कर रहे होते हैं अक्स रिसर्च सेंटर की, जिसका बेसिक फ़ोकस है वो ख़वातीन जिनको हम चाहते हैं क्या करवाना, जिनको हम चाहते हैं अवेयरनेस देना। जी लिसनर्स, अवेयरनेस के ज़रिए ही आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, और इस अवेयरनेस को देने के लिए ही हमने आपके लिए बनाए हैं ये इतने सारे प्रोग्राम्स। माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे रहें तंदुरुस्त व तवाना, इसलिए उनको पता होना चाहिए ये ईपीआई का शेड्यूल। और लिसनर्स, जब बात हो रही होती है घर की और जब बात हो रही होती है पानी की, जी लिसनर्स, पानी जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, पानी एक हमारी अहम ज़रूरत है, उसी को लेकर जैसा कि आप जानते हैं हमारी ट्रांसमिशन में आप लोग सुनते हैं हमारा एक प्रोग्राम पानी की कहानी, और वो भी औरत की ज़ुबानी। जी लिसनर्स, बज़ाहिर लगता है कि पानी का औरत के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन लिसनर्स ये ताल्लुक़ बहुत गहरा है। अगर हम चले जाएं रेगिस्तानों में तो वहाँ पे मौजूद ख़वातीन भी दूर दराज जगहों से लेकर आ रही होती हैं पानी, और इसके अलावा अगर हम गांव में चले जाएं तो वहाँ पर भी ख़वातीन ही पानी भर के ला रही होती हैं। और अगर हम यही बात करें शहरों में भी, गांव में भी, शहरों में भी, तो घरों में मौजूद ख़वातीन जो हैं वो इस पानी का इस्तेमाल कर रही होती हैं। और जब टाइम आता है ऐसा कि पानी की कमी हो जाती है किसी भी तरह की, आजकल के भी हालात देख लें तो कभी पानी आ रहा होता है, कभी नहीं आ रहा होता, तो ये उन ख़वातीन से पूछने वाली बात है कि वो किस तरह एडजस्ट करती हैं और सारे घर को वो चला रही होती हैं। तो लिसनर्स, जब हम सुनेंगे अपना ये प्रोग्राम पानी की कहानी, औरत की ज़ुबानी, तो इसमें भी कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं और कुछ औरत की ज़ुबान से ही बताई गई हैं। तो आइए सुनते हैं हमारा बहुत अच्छा सा प्रोग्राम पानी की कहानी, औरत की ज़ुबानी। पानी की कहानी, औरत की ज़बानी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीना खमीद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में आलूदा पानी पीने से रोज़ाना 25,000 अमवात होती हैं, जबकि सालाना 10 मिलियन अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी आलूदा पानी की फराहमी एक मसला बन चुका है। इसी सिलसिले में आज आप सुनेंगे हैदराबाद की ख़वातीन से बातचीत। उबाल कर पीते हैं, लेकिन कभी कभार तो ऐसे ही कभी कम काम में लगे होते हैं, कभी बच्चों में लगे होते हैं, तो इसी नलके का पानी चलता है। आपको मिलवाएंगे हम बलूचिस्तान की एक लेडी हेल्थ वर्कर से। फिर दूसरी ये बात है कि उनका पीने का पानी पूरा नहीं होता तो वो सफाई कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के लोग गुज़श्ता 2-3 सालों से आलूदा पानी की फरहमी के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुलेडीनो मीरबर तहसील हैदराबाद का ही एक गांव है, जहां पर कुसिया महमूद ने ख़वातीन से बातचीत की कि वो पीने के पानी की सफाई का एहतमाम किस तरह करती हैं। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। मेरा नाम ज़ेबुनिसा मल्ला है और मैं इस गांव में, हमने गाँव मोलेडिनो मीरबर हमारे गांव का नाम है, तहसील हैदराबाद। ये रूरल एरिया है हमारा, और यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मारवी समाजी तरक्याती तंजीम, इसके हवाले से हमने औरतों की ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जिस तरह से हम औरतों की अवेयरनेस और उनकी जो है प्रॉब्लम जो आते हैं हमें सेहत के हवाले से मुख्तलिफ जो इश्यूज़ होते हैं उसके, तो उस पर हम काम करेंगे।
ये हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। और अभी पानी की जो यहाँ पे सूरत हाल है, तो यहाँ पे ये है कि हमारे गांव में सिर्फ एक ही हैंडपम्प है जिसका अच्छा पानी आता है। बाकी जो लोग हैं वो उसी नलके से पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो घरों में लगे हुए नलके हैं उनका पानी पीने के काबिल नहीं है, सिर्फ कपड़े धोने और सफाई के काबिल होता है। ज़ेबुन्निसा, आपके साथ आपके गांव की बहुत सारी 4-5 ख़वातीन यहाँ बैठी हुई हैं, तो हम इनसे यही बात डिस्कस करेंगे कि ये पीने का पानी कहाँ से लेकर आती हैं, वो साफ़ है कि नहीं है, और वो सफाई के लिए क्या इंतज़ाम करती हैं कि उनके घर वालों को साफ़ पानी मिले। आपका नाम? मेरा नाम नसीम मल्ला है। हाँ, मैं पहले सबसे तारुफ। मेरा नाम शमसिन सामला है। सकीना मल्ला। शमीम सामला। मेरा नाम सलमा है। मेरा नाम अमीर निसामुल्लाह। अच्छा, जैसे अभी ज़ेबुन्निसा बता रही थी कि यहाँ पे एक ही साफ़ हैंडपम्प है, लेकिन वो भी किस हद तक साफ़ है ज़ेबुन्निसा? वो भी ये है कि हम जब चेक करवाया था, हमने इदारे वालों को बुला के हमने यहाँ से पानी चेक करवाया था, तो उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ इसी नलके का पानी जो है वो पीने के लायक है, बाकी नहीं है। लेकिन उनको किस तरह से उबाला जाए या वो जो है आप पीने के काबिल किस तरह से अच्छी तरीके से बनाया जाए, वो उसका हमें नहीं पता कि किस तरह से होगा। आप क्या करती हैं? आप जो पानी लाती हैं वो कहाँ से लाती वो हम भी हेड पंप से पानी लाते हैं पीने का। एक हेड पंप है जो हमारे नज़दीक है, उसी का पानी जो है वो कुछ कड़वा है। वो पानी हम पीने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन वो बर्तन वगैरह धोने के लिए या सफाई करने के लिए। बाकी हेड पंप से जो पानी लाते हैं उसको साफ़ नहीं करते, नहीं पकाते हैं, पानी को उबाल के पानी नहीं पीते हैं, वैसे जैसे लाते हैं वो वैसे ही पीते हैं पानी। कोई बताएगा कि और किस तरह से आप पानी? हम जो वहाँ से पानी आता है, तो जो यहाँ के हमारे करीब है नल का जो है उसका पानी साफ़ नहीं है। और जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं या पीते हैं तो बच्चों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये आम सी बीमारी हो गई है। जब उस नलके का पानी पीते हैं पेट भी ख़राब हो जाता है। फिर वापस ही जब उस नलके का वो जो नलका है वो दूर है, जब किसी को पैसे देते हैं तब वो पानी आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो करीब वाले जो नलका है वहाँ से पानी लाते हैं, वो पानी साफ़ नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप बच्चों को बताते नहीं है कि ये पानी ना पिए? हाँ, हम बच्चों को कहते हैं ये पानी ना पिए, लेकिन मजबूरी होती है क्योंकि साफ़ पानी नहीं होता, वो दूर है, इसलिए यही करीब वाला नल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बहुत बीमारियाँ, पेट खराब हो जाता है। तो आप उबाल के नहीं पीती? उबाल कर पीते हैं, लेकिन कभी कभार तो ऐसे ही कभी कम काम में लगे होते हैं, कभी बच्चों में लगे होते हैं, तो इसी नलके का पानी चलता है। फिर दूर से पानी लाने के लिए वो दुश्वारी होती है कि किसी को भेजें, हम तो नहीं जाते बाहर, तो किसी को 5 या 10 रुपया देते हैं, फिर वो पानी लाता है, फिर हम उसको पानी वो पीते हैं पानी। यही हमारा मसला है कि हमें पानी साफ़ होना चाहिए। अदी असां परे वेंदा आहियूं, सिजरी 2-2 कलाक नाइलम बि हूं था तॾहिं असांखे पाणी मिले थो। असां ॻोठ में मजबूरी जाम आहे, पाणी जी मुसीबत बंदियूं थियनि थियूं न, असीं परे खां आणियूं था, पोइ 3-3 कलाक बि ऐं नलको ई हिकिड़ो आहे असांजे ॻोठ में। मजबूरी थी थिए, जॾहिं सॼे ॻोठ जूं औरतूं गॾु थियूं थियनि तॾहिं असांखे पाणी थो मिले नंबर वार सां। ऐं असांखे मुसीबत पाणी जी आहे। असीं कोशिशि कंदा न असांखे इन ई जहिड़ा असांखे ॿिया नलका लॻी मिलनि त असीं पाण ख़ुशि थींदासीं औरत न, असीं उन्हनि खे दुआ कंदासीं। असीं ग़रीब औरतूं ऐं असांजी पाणी जी मुसीबत हिकारी जाम आहे, इन जे करे। आप बताएंगे आप कैसे पानी इस्तेमाल करते हैं? हम भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाहर जो है नलका एक ही है। हमारे गांव में आसपास में जो भी नलके हैं वो उसका पानी साफ़ नहीं है, वो कड़वा पानी होता है। एक ही नलका है, उधर से ही लाना पड़ता है। कभी कभार ख़राब हो जाता है तो आसपास से लाते हैं पानी, उससे बच्चों में पेट की बीमारियां और आम सी बीमारियां जो बच्चों में होती है वो हो जाती हैं, मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता है। उबाल के पानी पिए, कभी हमारे वहाँ गैस तो है नहीं, लकड़ियाँ का मसला है लकड़ियों का, इसलिए हम उबाल के भी नहीं पीते, मजबूरन ऐसे ही पीने पड़ता है, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए या बच्चों के लिए सही नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो हमारे गांव में, ऐसा कोई हल हो जो हमारे बच्चे और हम सेहत के हवाले से हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, आपको यानी कि आप लोगों को पता है कि पानी साफ़ करके पीना चाहिए, इसके बावजूद भी आप लोग पानी साफ़ नहीं करते? नहीं, हम हमारे यहाँ कोशिश तो करते हैं, मगर लकड़ियों का मसला है जो हमारे गांव के जो निस्बत से हमारा कभी होती है लकड़ियाँ, कभी नहीं होती है। हम तो बाहर जाते नहीं है, बच्चे हमारे मर्द हजरात जो हैं कभी घर में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी बाहर महीने बाहर काम के हवाले से निकल जाते हैं, तो इसलिए मसला हो जाता है। कभी साफ़ करना पड़ता है, कभी ऐसे ही पीना पड़ता है। आप बताएंगे कैसे आप इस्तेमाल करती हैं पानी? पाणी जेको माना असीं भरींदा आहियूं न, असीं जहिड़े नमूने सां भरींदा आहियूं उहो असीं पाणी इस्तेमालु कंदा आहियूं। असां लकड़ी ते विझूं आहियूं कोन जेको असीं कुझु करे सघूं,
सवेले उथी मज़ूरी जे लाइ वेंदा आहियूं ऐं असांजी ॿकरियुनि से सिकाए ॿाहिरि जे लाइ वेंदा आहियूं। पोइ परे परे खां पाणी असांखे लाहिणो पवंदो आहे उन जे लाइ ॿकरियुनि जे लाइ। त घर जे लाइ त ॻाल्हि अहिड़ी कोन हूंदी आहे, वॾी हूंदी आहे जेके ॿाहिरि वञी लेन में बीहंदी आहे त पाणी भरे ऐं घर जे लाइ इस्तेमालु कंदी आहे। नंढी निकिरियूं कंदा ॿाहिरि कोन करंदा पोइ सॼो ॾींहुं बि असांजे घर में पाणी कोन हूंदो आहे। वरी जॾहिं असीं ॿकरियुनि खे माना उतां पाणी पियारे सवला सदा थी घर ईंदा आहियूं तॾहिं माना असीं वॾी वेंदा आहियूं जेके लाइन में बीहंदा आहियूं। वरी पाणी ढुकंदो आहे जेको असीं इस्तेमालु घर पंहिंजे घर जे लाइ बि कंदा आहियूं ऐं थां टपड़ जे लाइ बि कंदा आहियूं, कपिड़े गंदी जे लाइ बि कढंदा आहियूं। बाक़ी असांजी तमामु जेकी ॾुखाई आहे असांजे माल जे लाइ बि आहे, असांजे ॿारनि जे लाइ बि आहे, असांजे घर जे लाइ बि आहे। मज़दूरी लाइ था करियूं त घर जे लाइ पाणी कुझु कोन थो मिले त ॿार वीचारा उन्हनि सां मरनि था ऐं घर में का शइ माना जेके थां टपड़ जेको वही गंदो रहे थो। पानी की यानी कि यहाँ पे कमी है, तो आप बताएंगे? काठियुनि जी बि कमी आहे। काठियूं जॾहिं ॿाहिरां असीं परे परे खां करे अचूं था तॾहिं असीं इस्तेमालु कयूं। असांखे गैस त असां वटि आहे कोन का। तकरीबन तो हमारे गांव की सेम सिचुएशन है कि पानी की बहुत तकलीफ है। दूसरे भी गांव में वो नल हैंडपंप लगे हुए हैं मगर उसका पानी सही नहीं है, और सिर्फ जो बाहर जो नदी के साइड में हैंडपंप है उसका पानी सही है। मगर कभी कभार ये भी हो सकता है, हो जाता है कि जब ये हैंडपंप ख़राब हो जाता है तो मजबूरन हमें वो जो ख़राब पानी है वो यूज़ करना पड़ता है। जहाँ तक रही बात उबालने की, हमें पता है हालांकि बहुत एडवांटेज है मगर उसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लकड़ियाँ नहीं है। और वैसे भी कहते हैं कि पानी ज़िंदगी है, और आपको तो पता है कि पानी की कितनी कमी है। जैसे आप आ रही थी तो रास्ते में आपने देखा, ऑब्जर्व ज़रूर तो क्या होगा, तो कितनी सारी खेतें हैं जो फीकी फीकी पड़ी है, सूखी पड़ी है। और अगर हम इसको पानी को उबालें उसके लिए भी हमें लकड़ी चाहिए, क्योंकि लकड़ी हमें इतनी मिलती है जो हम सिर्फ कुकिंग करते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत होते हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम हमारा इंसानियत का नहीं कि हम इंसान हैं पानी पी लें, इसके अलावा हमारे यहाँ पे लाइव स्टॉक है, एनिमल्स हैं, परिंदे हैं। पानी तो उनके लिए भी ज़िंदगी है ना। पानी चेक करने वाले आए थे ना, उन्होंने हमें बताया कि ये पानी जो है ये साफ़ है, ये पीने के काबिल है। ये उबाले या ना उबाले इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम हैंडपंप का पानी जो है उबालते नहीं है। वो बाकी जो नहर वाला पानी आता है, कभी कभी वो नलका ख़राब हो जाता है तो हम नहर वाला पानी लाते हैं तो उसको पका के फिर पीना पड़ता है, इसीलिए हम उसको पकाते नहीं हैं। हमने अवेयरनेस के हवाले से ये क्या था कि जब हम लोग शुरू में हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो हमारी देहात की ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारी गांव की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे शहर तक रसाई भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यानी कि हमारी जो है ना वो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि उसको हम लोगों तक पहुँचाए। हमारे गाँव में गर्ल्स स्कूल नहीं था, रोड नहीं था, तो उनकी भी हमने कोशिश की है। अभी पानी के हवाले से ये है कि हमने हैंडपम्प ये जो है अभी वो लगवाए हैं जो सही अभी पानी जो हो रहा है, ये एक हमने लगाया है, वो भी किसी से लेके हमने लगवाया है। इसलिए कि गुर्बत हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चंदा दे के नलका लगाएं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। पहले तो हम लोग खड्डों का पानी इस्तेमाल करते थे, यानी जो गड्ढे होते थे वहाँ पे जमा होता था पानी, वो पीने के लिए इस्तेमाल भी करते थे। अभी ये है कि हमने ये भी एक थोड़ी बहुत हमारे पास अवेयरनेस आई है कि हम लोग ने हैंडपम्प लगाया है। तो अभी मैं तहसील की काउंसलर बनी हूँ तहलका हैदराबाद रूरल की, तो वहाँ पे भी मैंने वाटर सप्लाई के लिए पहले अपनी जो वहाँ पे रित पेश की है वो ये की है कि हमारे गांव में पानी की किल्लत है तो वहाँ पे साफ़ पानी, फिल्टर वाला जो पानी है वो मुहैया किया जाए। यानी सारी आप लोगों से बातचीत करके मुझे ये तो पता चला कि इस गांव में इतनी अवेयरनेस है कि कोशिश की जा रही है कि साफ़ से साफ़ पानी मुहैया किया जा सके, और औरतों को भी पता है कि सेहत के क्या मसाइल हैं अगर पानी साफ़ ना हो तो। आपने कुदसिया महमूद के साथ खवातीन की बातचीत सुनी। अम्तुल रकीब बलोचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में गुज़श्ता कई बरसों से माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से काम कर रही हैं। आयशा अमीर की मुलाकात अम्तुल रकीब से क्वेटा शहर में हुई, जहाँ पर उन्होंने अम्तुल से इन औरतों की सेहत के मसाइल पर बातचीत की जो दूर से पानी भर कर लाती हैं। यहाँ पर खवातीन के और बाकी मसाइल हैं, जैसे आमदनी के, जैसे घरेलू या काम का बोझ है, लकड़ियों का, तो जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है उनकी पानी, तो ये भी उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, ख़ासकर उन इलाकों में जिनमें पानी की कमी है और जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, जो ज़्यादा
दूर हैं, जहाँ ड्राउट अफेक्टेड एरियाज जैसा कि हैं, उससे ख़वातीन की जो आम सेहत है, सबसे पहले तो ये है कि वो बहुत मुतासर होती है, क्योंकि उनको पानी इकट्ठा करना, लाना, स्टोर करना, और फिर ये कि उनकी जो ज़िंदगी होती है वो इसी के इर्द गिर्द होती है, पानी के और घरेलू काम काज के सारे। फिर दूसरी ये बात है कि उनका पीने का पानी पूरा नहीं होता, तो वो सफाई कैसे कर सकते हैं। और फिर इस्तेमाल की बात है कि वो इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जब वो जाते हैं मिसाल के तौर पे रफ़ा हाजत के लिए, तो फिर वहाँ पे रेत या मट्टी या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते। फिर सबसे ज़्यादा इसमें माइग्रेशन भी एक जो है वो मर्दों पे भी बहुत असर होता है इसका, थकावट और काम और परेशानी और रोज़गार, लेकिन औरतों पे ज़्यादा बोझ औरतों पे आ जाता है, क्योंकि एक तो वो गरीबी का, पानी का, सफाई का, फिर दूसरी तरफ से मर्दों के हवाले से भी आ जाता है कि उनको मर्दों की भी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। तो इसके अलावा ये तो आम सी बात है कि थकावट होती है, हाथ गंदे हैं, पैर गंदे हैं, बच्चे गंदे हैं, फिर डायरिया के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो ये भी उनमें वाइट वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा उनमें ड्यू टू इन्फेक्शन देखने में आया है कि ड्यू टू इन्फेक्शन उनके अबॉर्शन हो जाते हैं, और या ड्यू टू वर्कलोड में पानी सबसे ज़्यादा अहम आ जाता है और लकड़ी ज़्यादा अहम आ जाती है। आपने अब्दुल रकीब की बातें सुनी। पानी की कहानी औरत की ज़बानी के अगले सिलसिले तक मैं समीना खमीद अपनी टीम तस्नीम अहमद, कुसिया महमूद, आयशा अमीर, सादिया हक, मोहम्मद इश्तियाक और अली मुस्तफ़ा के साथ इजाज़त चाहती हूँ। ये प्रोग्राम अक्स रेडियो प्रोजेक्ट की पेशकश है। अल्लाह निगहबान। You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO @uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। क्या सिंते नाजुक को पूरे हकूक हासिल हैं? क्या इसे तस्लीम भी किया जाता है? बहुत से सवालिया निशान, मगर जवाब शायद एक का भी नहीं। औलाद अल्लाह की एक अनमोल नेमत है। सेहतमंद औलाद ही माँ बाप की खुशी और इत्मीनान का बायस होती है। इसके लिए जरूरी है कि माँ की सेहत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे की जामिन हो सकती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। लड़कियों की तालीम जितनी इनकी तरबियत के लिए जरूरी है, इससे कहीं बढ़कर इसकी जरूरत हमारे माशरे, हमारे आने वाले कल के लिए है। औरत के हवाले से मीडिया पर आने वाली खबर को सनसनीखेज बनाना फिलहाल तक हमें मीडिया पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ होने वाले जुल्म के हवाले से इंसाफ दिलाने में इसका क्या किरदार है, ये अभी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया।
और इस हद तक हमें इसे लेकर जाना है। क्राइम रिपोर्ट्स तो बन जाती हैं, मगर इंसाफ मिलता है? माहौलियाती आलूदगी इंसानी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज हो सकती है, हमारा आज का प्रोग्राम इसी हवाले से है। सामिन, इस वक्त हम लेयारी टाउन में खड़े हैं, जहाँ जहाँ हमारी नज़र जाती है गंदगी के ढेर और उस पर मच्छर, मक्खियाँ और मुख्तलिफ जानवर भी नज़र आते हैं। हमारे प्रोड्यूसर सबा हाजी इस्माइल ने एक मकामी खातून से बातचीत की है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मरियम सालिम अहमद। जी, आपके घर में खाना कौन बनाता है मरियम? जी, हमारे घर में तो मैं पकाती हूँ अक्सर, लेकिन कभी कहीं निकल जाती हूँ किसी काम के लिए तो फिर बच्चियाँ हैं वो बना लेती है बेटियाँ। अच्छा, आपके घर में तकरीबन कितना कचरा जमा होता है? 3 टाइम पकाते हैं तो शाम तक बाल्टी 1.5 बाल्टी हो जाती है ना, जमा हो जाता है कचरा। अच्छा, आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? हमारी रोड नज़दीक है, ऐसी रोड पर हम लोग का घर है, वहाँ सामने कचरा कुंडी है बड़ी, उसमें हमारे बच्चों को देते हैं, बच्चे जाके फेंक के आते। तो वो कचरा वहाँ से कौन उठाता है? फिर केसी वाले की गाड़ियाँ आती है ना, वो सब सफाई करके लेके जाती है। कितने दिनों में तकरीबन आती है केसी की गाड़ी? हफ्ते में आ जाती है, 5 दिन में, 10 दिन में कभी आ जाती है, तो फिर गंद नहीं होता है। अच्छा, आप जब अपने बच्चों को देते हैं कचरा वहाँ फेंकते हैं, तो फिर आपके घर के पास ये कचरा कौन फेंक जाता है? ये भी हमारे गली का मसला है ना, कि किसी को अगर बोलते हैं तो फिर व्याधि हो जाती है। वो बिल्डिंग वाले हैं, वो बच्चों को दे देते तो बच्चे आके ऊपर से भी फेंक देते हैं। सड़ेले फ्रूट होते हैं, गंद होते हैं, थैलियाँ भरेली कचरे की होती है, वो आके गेट में बाहर फेंक लेते हैं। हमारे गली में, हमारे सारा दिन हमारा काम गलियों में होता है, तो हम लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ आके सब गंद करके जाते हैं। तो जाके बोलते भाई यहाँ नहीं फेंको, तुम लोग जाओ बाहर फेंक के आओ, तो बच्चे बोलते नहीं है, बच्चे बहुत मुँह मारी करते हैं। तो फिर आपके बच्चे भी इसी गली में खेलते होंगे? हाँ ना, हमारे बच्चे भी इसी गली में खेलते हैं। बच्चे सारा दिन बैठे होते हैं तो फिर गंद हो जाता है, फिर बच्चे खेलते हैं तो वो जरासीम होता है, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो बोलते हैं तो ये लोग मानते नहीं। अगर माने तो इतनी सफाई हो जाए तो अच्छा है सबके लिए। आप क्या सोचते हैं कि ये कूड़ा करकट यहाँ से कैसे खत्म किया जाए? वो तो अपने मोहल्ले वालों को चाहिए कि अपनी सफाई खुद रखें। इतना सोचे कि भाई हम लोग इधर गंद नहीं करें, तो अपनी गली साफ रहे, अच्छी रहे, तो हमारी भी इज्जत है, हमारे मोहल्ले की भी इज्जत है, और हमारे बच्चे भी आसानी से खेलते रहे, तो बीमारी भी नहीं फैले। आलूदगी का असर इंसानी सेहत पर भी होता है। बढ़ती हुई आबादी और इसके साथ आलूदगी किस तरह इंसान की सेहत पर असरअंदाज हो सकती है, हमारी प्रोड्यूसर नजमा अनवर ने बातचीत की। तो माहौलियाती आलूदगी या एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों का जाल, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, ओवर पॉपुलेशन, ये सारे मसाइल जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जन्म देते हैं। क्योंकि अब दुनिया की आबादी जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्रियल जोन कायम हो रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा ख़राबी की बात ये है कि बीमारियां, गंदगी और इसके संग पे जो दूसरे अवामिल हैं वो इसके बीमारियों के फैलाव में काफ़ी मदद दे रहे हैं। इसी तरीके से जैसे हमारा ताल्लुक़ फिशरी से है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले ये समंदर का पानी बिल्कुल इस तरह साफ ट्रांसपेरेंट होता था, अभी इतना डर्टी है। इससे कि जितना भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कराची में काम कर रही हैं, उस तमाम इंडस्ट्री का जो फजला होता है, जो वेस्ट होता है, वो हमारे इस समंदर में ही गिरता है, जिसकी वजह से मछलियों की पैदावार भी ख़राब हो रही है, और जो अच्छी मछली हुआ करती थी वो अब नापैद होती चली जा रही है। कूड़ा करकट के अलावा इस जरासीम और बीमारियां फैलने की कोई और वजह हो सकती है? बहुत सारी वजूहत हैं। कूड़ा करकट तो एक सबसे बड़ा वजह है, लेकिन उसके अलावा जो धुआं है, जो हम लोग जो शहरी ज़िंदगी में गुजार रहे हैं वक्त,
तो हम देखते हैं कि जिस तरह अभी हम जो ट्रैफिक कांस्टेबल है ये लोग भी मास्क लगाए हुए होते हैं, सांस की बीमारियां बहुत आम हो गई है। ये जो कार्बन होता है इससे सांस में अंदर जाने के बाद ये हमारे फेफड़ों में या सांस की नालियों में जम जाता है, जिससे न्यूमोकोनियोसिस होता है जो कैंसर का सबब भी बनता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आजकल फिर दोबारा ट्यूबरकुलोसिस बहुत फैल रहा है, जबकि पहले काफ़ी बीच में रुक गया था। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगता है कि ये जो है एयर पोल्यूशन जो है ये बीमारियों के फैलाव में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। माहौलियाती आलूदगी हमारी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है? देखो एक तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जब इंसान सांस लेता है उसके साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूम जा रहे हैं, धुआं जा रहा है, तो उसके अंदर कार्बन भी है, ऐसे पार्टिकल्स भी चले जाते हैं कि जो हमारे सांस की नालियों को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, जिससे जो है सीवियर टाइप का जो है एम्फाइसीमा हो जाता है, लोगों को सांस का मरज़ ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा कूड़ा करकट के अलावा हम ये देखते हैं कि घरों के इर्द गिर्द जमा हुआ गंदा पानी, समझे, तो उससे भी जो है मच्छर, आजकल तो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में डेंगू फीवर फैला हुआ है। हालांकि डेंगू फीवर जो है ये कभी भी इतना एपिडेमिक की शक्ल में नहीं था, ये एंडेमिक हुआ करता था एक मखसूस इलाके में, अब ये एक एपिडेमिक बन गया। आप देखिए कराची के अंदर भी हज़ारों के करीब है, लाहौर में भी है, पंजाब साइड में चला गया, सरहद में पहुंच गया, कल सवात में भी कई लोग मर गए इससे। तो ये एक एपिडेमिक की शक्ल फैल गई। सब की वजूहत यही है कि पानी गंदा है, लोगों पे सफाई का इतना रुझान नहीं है। फिर अब जब से ये फ्लड आया है उनका पानी भी अभी तक जो है लोगों ने ड्रेन नहीं किया है, वहीं पर ही जमा है, तो इनकी जब फ्लोरिश होते हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये तमाम जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी जिस्म में बीमारियाँ फैलाती हैं। आलूदगी की वजह से मकामी आबादी को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। इसी हवाले से सुनते हैं एक गुफ्तगू। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि UC4 खड्डा मार्केट एक कंजेस्टेड पॉपुलेशन वाला इलाका है। यहाँ के मेन रोड तो बनाए गए हैं, फुटपाथ वगैरह मेन रोड के साथ साथ जो हैं वो भी दुरुस्त किए गए हैं, पर गलियाँ जो हैं उनकी ज़बों वाली आज दिन तक जो है जूं की तूं पड़ी हुई है। जैसा कि HM पब्लिक स्कूल के बराबर में अब्दुल्ला हारून कम्युनिटी सेंटर के बाउंड्री वाल के पास अरसा दराज से एक बहुत बड़ा जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है, जो अब मुस्तकिल कचरा कुंडी की सूरत अख्तियार कर चुका है, जिससे मच्छरों की बहुतात जो है बढ़ती जा रही है। गुजरने वाले एहलियान मोहल्ला और बुजुर्ग नमाजियों को काफ़ी तादाद में परेशानी है। ये इतना बड़ा सा एरिया जो है एक छोटे से पार्क की सूरत अख्तियार कर सकता है अगर मुतल्लिका हुक्काम और एडमिनिस्ट्रेटर लियारी जनाब मोहम्मद हुसैन रईसी साहब अपनी ख़ास तवज्जो इस पर मबजूल फरमाएँ। इस सिलसिले में गुज़िश्ता बल्दियाती निज़ाम के तहत साबिका टाउन नाजिम महमूद आसिम साहब को इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से एक दरख्वास्त गुजार की गई थी। उन्होंने इस छोटे से एरिया कचरा कुंडी को ख़त्म करके उसके बदले में एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क देने का वादा किया था, मगर हालात के वजह से बल्दियाती सिस्टम ख़त्म होने की वजह से वो ये कर न पाए। साथ साथ लियारी जो 11 यूसियों पर मुश्तमिल है, तकरीबन इस वक्त लियारी टाउन में सेहत और सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। मुतल्लिका हुकाम काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर हमारे यहाँ के स्वीपर हजरात तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लियारी टाउन से, काम करते हैं घरों के, आए दिन छुट्टियों पर छुट्टियां रहती हैं। इस सिलसिले में हम मुतल्लिका हुकाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब फजलुर्रहमान लाला फजलुर्रहमान साहब को और एडमिनिस्ट्रेटर लियारी टाउन मोहतरम मोहम्मद हुसैन रईसी साहब को सेहत और सफाई के बारे में पुरजोर अपील करेंगे और गलियों की ज़बों हाली पर, जैसे UC4 जहाँ पर हम रहते हैं, उसके बारे में बार बार जो है इल्तमास करेंगे कि गलियों की ज़बों हाली पे तवज्जो दी जाए, इनकी कारपेंटिंग की जाए, या इनको जो है
सीमेंट के ज़रिए पक्का किया जाए। दूसरा मसला है सेहत और सफाई। उसके बारे में गलियों में जगह जगह डस्टबिन लगाए जाएं, बड़े वाफर गुंजाइश वाले, ताकि लोग गुजरने वाले अपने घरों का कचरा जो बिल्डिंगों से नीचे फेंकते हैं वो गुजरते हुए डस्टबिन में डाल दें। और सफाई के अमले को रोज़ाना की बुनियाद पर मामूर किया जाए। मुतल्लिका सफाई निगरान इंस्पेक्टर रोज़ाना विज़िट करें, देखें गलियों की हालत काफ़ी ख़राब है, जिससे काफ़ी मिकदार में मच्छर पैदा हो रहे हैं, चूहों का गुज़र औकात बढ़ता जा रहा है। साथ साथ जगह जगह गंद कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज की लाइनें जगह जगह से पानी रस रहा है। इस सिलसिले में हम लियारी टाउन और मुतल्लिका हुक्काम को एक मरतबा फिर पुरजोर अपील करेंगे कि वो हमारे साथ ताउन करें। बराए मेहरबानी मच्छरों की बहुतात की वजह से सालाना स्प्रे प्रोग्राम मुरतब किया जाए। रियाज अली, UC4, लियारी टाउन, खड्डा, कराची। सामिन, माहौलियाती आलूदगी न सिर्फ हमारे माशरे का बल्कि पूरी दुनिया का एक अहम मसला है जिस पर हम सबको मिलकर काबू पाना है। हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। क्या सिंते नाजुक को पूरे हकूक हासिल हैं? क्या इसे तस्लीम भी किया जाता है? बहुत से सवालिया निशान, मगर जवाब शायद एक का भी नहीं। औलाद अल्लाह की एक अनमोल नेमत है। सेहतमंद औलाद ही माँ बाप की खुशी और इत्मीनान का बायस होती है। इसके लिए जरूरी है कि माँ की सेहत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चे की जामिन हो सकती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी माएं दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। लड़कियों की तालीम जितनी इनकी तरबियत के लिए जरूरी है, इससे कहीं बढ़कर इसकी जरूरत हमारे माशरे, हमारे आने वाले कल के लिए है। औरत के हवाले से मीडिया पर आने वाली खबर को सनसनीखेज बनाना फिलहाल तक हमें मीडिया पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ होने वाले जुल्म के हवाले से इंसाफ दिलाने में इसका क्या किरदार है, ये अभी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया। और इस हद तक हमें इसे लेकर जाना है। क्राइम रिपोर्ट्स तो बन जाती हैं, मगर इंसाफ मिलता है? लिसनर्स, सुनिए, आज आपने हमारी ट्रांसमिशन उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। जैसे कि ट्रांसमिशन के आगाज़ में ही मैंने बता दिया था कि आज बात होगी कुछ आपकी सेहत के बारे में, जी लिसनर्स, जो आपका बुनियादी हक है। और फिर आखिर में जो एक आपने प्रोग्राम सुना कि हम अपने माहौल को कैसे साफ़ रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो लिसनर्स, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। तो मेरी ट्रांसमिशन में आज का मेरा आखिरी मैसेज यही होगा कि जो कोई भी जो कुछ कर रहा है, लेकिन हम अपने लेवल पर रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन के लाने का मकसद ना सिर्फ आपको आगाही देना है, बल्कि हमारा एक मकसद ये भी है कि आप लोगों में आए पॉजिटिविटी। जी लिसनर्स, मस्बत सोचेंगे और मस्बत करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगियां आसान होती चली जाएंगी। और जब सेहत की बात आज हम कर रहे हैं तो इसके लिए वही बात बार बार एक बात हम दोहराते हैं कि ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना और उनका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वो अपने घर, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड और दूसरे जो घर में मौजूद उनके अजीज़ व अकारिब हैं, उनको वो बता सकती है कि कैसे जीना है और कैसे रहना है। और इसके अलावा जब आपने पानी की कहानी सुनी कि हमारी वो ख़वातीन जो बज़ाहिर लगता है कि घरों में मौजूद होती हैं, गांव में भी अगर देख लें, शहरों में भी, लेकिन उनको पानी की वजह से भी कितना
सफ़र करना पड़ता है। और हम जब बात कर रहे होते हैं, हमारा एक प्रोग्राम जिसमें हमने माहौल की आलूदगी की बात की, तो लिसनर्स ये माहौल की आलूदगी हम और आप दूर कर सकते हैं। जी लिसनर्स, कैसे दूर कर सकते हैं? ये है कि अपने अपने एरियाज़ जिसमें आप रहते हैं, अपने अपने मोहल्ले जिसमें आप रहते हैं, उसको साफ़ रखें। और उसके बाद जब आपने करना दूसरा स्टेप ये है, आप बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, वहाँ पे घूमते फिरते हैं, तो हम ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कोई रैपर होता है या किसी फल का जो छिलके होते हैं वो फेंक देते हैं उन्हीं जगहों पर। तो लिसनर्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम चाहें तो इनका ख्याल रख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कि हम ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं उस मुल्क गया तो वहाँ पे तो इतना अच्छा निज़ाम है, कितना साफ़ सुथरा वो मुल्क है। तो लिसनर्स, हम ही लोग वहीं जाकर फिर ये काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे सफाई का ख्याल रख रहे होते हैं, तो क्यों नहीं वो चीज़ें हम अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इसी मैसेज के साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपने मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत सारा ख्याल रखना है, और इसको रखना है आपने साफ़। और सफाई होगी तो देखिएगा इसका भी आपकी सेहत पर बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। मुझे निदा नईम को इजाज़त दीजिए, फिर किसी और दिन बात होगी नए टॉपिक के साथ और नए प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।